हेलो एवरीवन, बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल सर्किल पे घूमता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, एक पार्टिकल है जो इस सर्किल पे घूम रहा है। सर्किल का सेंटर O है, रेडियस R है, और यहाँ जो OX लाइन है उसको हम लोग इनिशियल लाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल हम बताएंगे कि कितना एंगल ये बन रहा है, देखो पार्टिकल घूमेगा ना, तो उसके साथ ये जो रेडियस वेक्टर आप देख रहे हो, O से मैंने उस पार्टिकल को मिलाया है, तो ये रेडियस वेक्टर भी पार्टिकल के साथ रोटेट करेगा और उसके रोटेट करने की वजह से एंगल बनेगा। और जो एंगल हम बताएंगे वो कहाँ से बताएंगे, तो ये OX जो आप देख रहे हो यहीं से बताएंगे कि यहाँ से कितना एंगल बनाए हुए है हमारा रेडियस वेक्टर। जैसे जैसे ये पार्टिकल रोटेट करता जाएगा एंगल बनते चले जाएंगे। नॉर्मली हम सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग एंगल को पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो उस केस में एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, अभी मान लीजिए किसी समय पार्टिकल जो है वो यहाँ है, पॉइंट P पर है। ठीक है, तो हमारा रेडियस वेक्टर अभी इस इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा को हम लोग कहेंगे एंगुलर पोजीशन। समझ में आ रहा है? मतलब किसी समय पार्टिकल कहीं पर है, सर्किल पे घूम रहा है, लेकिन इसी सर्किल पर कहीं पर है, और आपका जो रेडियस वेक्टर है वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा वहाँ पे क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा एंगुलर पोजीशन। मतलब उस समय का ये एंगुलर पोजीशन है। ओके, और जब ये पार्टिकल घूमेगा, सर्किल पे घूम रहा है ना, इसकी अपनी कोई एक लीनियर स्पीड होगी। अच्छा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर है इस समय? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलोंग होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना चाहो तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट के डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अच्छा देखिए, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, किसी भी समय आप मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और रेडियस वेक्टर इधर होगा। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में है और रेडियस वेक्टर रेडियस के अलोंग है, और हम सबको पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमेशा वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये घूमती जाएगी, ये एंगल बदलता जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए ये θ1 है और आगे जाकर ये θ2 हो गया, तो एंगल में क्या आया? चेंज आया। ठीक है, तो एंगल में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे मान लो पार्टिकल P से Q आ गया और एंगल में चेंज हो गया θ1 से θ2, तो जो एंगल में चेंज आ रहा है यानी डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अच्छा, अब पार्टिकल घूम रहा है, समय चेंज हो रहा है, पार्टिकल के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है यहाँ पे वो भी चेंज हो रहा है, तो फिर वहाँ पे एक रेट की बात आएगी नहीं, कि एंगल किस रेट से, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। तो जो ये एंगल के चेंज होने का रेट है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोलो, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, एंगुलर पोजीशन में चेंज होने का जो रेट है ना, उस रेट को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ एक टर्म और आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ओके, अब देखो, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन के लिए हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन के चेंज होने के रेट को, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन के चेंज होने के रेट को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये हमको मिलेगा कैसे? तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन
बट्टा टाइम। और रही बात इसके यूनिट की, तो देखिए एंगल को हम लोग जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है, एंगल ही तो है, तो इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो इसे रेडियन में मापा जाता है। तो ये रेडियन हुआ और ये क्या हुआ, सेकेंड हुआ। तो रेडियन पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो गया। ओके, तो जो एसआई यूनिट है वो आपका हो गया रेडियन पर सेकेंड। यानी आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं ये वेक्टर तो नहीं है। 100% ये वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना, ये भी आपका एक वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा एक्सिस के अलॉन्ग। जैसे ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका एक्सिस यहाँ आएगा सेंटर पे ऐसे, देख रहे हो। तो इस तरह से ये एक्सिस आ गया। अब किधर होगा, तो इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें करना क्या है, जैसे ये घूम रहा है ना उस दिशा में राइट हैंड की उंगलियों को घुमाना है। अंगूठा जिधर आ जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। वही जब ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा तो आप फिर अपने राइट हैंड की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए, अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। ओके, तो असल में केवल एंगुलर वेलोसिटी ही नहीं, आपका जो यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, ये सब आपके एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब हुआ वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता हो, ठीक है। अब एंगुलर पोजीशन चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है, तो फिर वो उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, जैसे मान लो रे ऐसे घूम रही है, चाहे पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, तो रेडियस वेक्टर ऐसे घूमेगा ना, समझ में आया, रेडियस वेक्टर ऐसे घूमेगा तो एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो उस केस में एंगुलर पोजीशन वेक्टर या एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ये सब टर्म आ रहे हैं और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया। इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इनका डायरेक्शन कैसे होता है, तो एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, चलिए, जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा होगा, तो लीनियर वेलोसिटी को आपने दो हिस्सों में बांटा होगा। एक कहा होगा कि एवरेज, एक कहा होगा इंस्टेंटेनियस। बेसिकली कोई भी रेट जो होता है ना, जब भी रेट की बात होती है तो उसमें दो तरह की बात आती ही है कि एवरेज क्या, इंस्टेंटेनियस क्या, है ना। तो एवरेज में करते ही क्या है, टोटल बाई टोटल कर लेते हैं, किसी इंटरवल में कैलकुलेट करना होता है उसको। तो जिस इंटरवल में हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं वहाँ टोटल बाई टोटल करके एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टा टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टोटल टाइम, ऐसा करते हैं ना। वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से, है ना, इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये कितने तरह का हो जाएगा, आप कहोगे सर दो तरह का हो जाएगा। एक कौन सा, एवरेज, और एक कौन सा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ किसी पार्टिकुलर क्षण में, है ना, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कि गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है, तो गाड़ी चल रही है और स्पीडोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस है, वो उस क्षण की स्पीड है। पर जो आप बाद में करते हो ना कि टोटल कितना टाइम लग गया, टोटल कितना डिस्टेंस लगा, फिर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करते हो, तो वो क्या होता है, वो एवरेज हो जाता है। समझ में आया ना। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगी, और जो आप टोटल बाई टोटल करके निकालोगे वो एवरेज कहलाएगी। ओके, चलिए, तो फिर हम लोग अगर बात करें
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो लिया गया है दैट इज डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, डेल्टा थीटा क्या हो सकता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और डेल्टा टी क्या हुआ, T2 माइनस T1। ओके, मान लीजिए कि T1 समय में एंगल रहा होगा थीटा 1, और जब टाइम T2 हुआ तो एंगल हो गया थीटा 2, तो टोटल टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। टोटल एंगल में चेंज क्या हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हो गया आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वही जब बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की करेंगे तो काम तो यही करना है। देखो, वेलोसिटी तो तभी समझ में आएगी ना जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करेंगे, राइट। तो काम तो यही करना है, बस टाइम को बहुत क्या रखना है, छोटा, है ना, तो उसमें लिमिट लग जाती है। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो काम तो वही होगा, बस इसमें लिमिट लगा रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। और मैथमेटिक्स क्या कहती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है ना, आपने डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा होगा। डी वाई बाई डी एक्स किसको लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बिल्कुल इसी के जैसा है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे उसके बदले, डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल वही वैसा ही है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी है और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास ओमेगा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए फॉर्मूला हो गया कि भैया डी थीटा बाई डी टी। एवरेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कहेंगे। इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी थीटा बाई डी टी, मतलब थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको एवरेज थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगी। चलिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो डी थीटा क्या आ जाएगा, ओमेगा डी टी, है ना। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। अब मान लीजिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं थीटा 1 से थीटा 2, है ना, कि T1 समय में एंगल थीटा 1 था, T2 समय में एंगल थीटा 2 हो गया। नहीं, तो इसको थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, T1 से T2, है ना। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए, ये तो इंटीग्रेट करने पे थीटा आ जाएगा, लिमिट इसकी है थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ आपका ओमेगा अंदर है, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो अंदर ही रहेगा, है ना। और ये T1 से T2 हो जाएगा। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक बार अपर रखेंगे, घटाओ एक बार लोअर, और ये आपका ओमेगा, मे बी ओमेगा कांस्टेंट, मे बी ओमेगा फंक्शन ऑफ टी। ओके, तो ये होगा T1 से T2। तो ये एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, किसके लिए भैया, किसके लिए, चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि किसी टाइम T1 से T2 के बीच क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप सिंपल कर सकते हो कि ओमेगा को T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, T1 से T2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब जब बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की, तो फिर बात होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की।
एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का रेट कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसे हम डिनोट करेंगे अल्फा से। ओके, तो अल्फा यानी क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो सकता है कि ऊपर लिखा हो क्या? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बट्टा चेंज इन टाइम। ओके, चूंकि ये रेट है तो जाहिर सी बात है ये भी दो तरह का हो जाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक कौन सा हो गया? एवरेज, और एक कौन सा हो गया? इंस्टेंटेनियस। एवरेज में पता है टोटल बाई टोटल कर देते हैं, है ना? तो जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो होगा टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको सीधा सीधा डेल्टा ओमेगा लिख दो, बट्टा टोटल चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी। अब मान लीजिए कि t1 समय में रफ्तार रही होगी ओमेगा 1, जब टाइम t2 हुआ तो ये चेंज होके हो गया ओमेगा 2। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ध्यान रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी, तो ये जो भी जोड़ घटाव हो रहा है वो वेक्टर वाला हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है। मैंने कहा कि ये जो वेक्टर्स हैं आपके एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एक्सियल वेक्टर हैं, तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। तो मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सिस ये हो गया, तो डायरेक्शन तो अब दो ही हुआ ना, या तो इधर नहीं तो इधर। समझ में आ रहा है ना? अब किसी एक को पॉजिटिव बोल दिया, मान लो आप आउटवर्ड इस तरह के नॉर्मल को पॉजिटिव ले रहे हो, तो फिर अंदर वाला नेगेटिव हो गया, तो आपका डायरेक्शन ना प्लस माइनस से ही क्लियर हो जाएगा, है ना? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? एक डायरेक्शन वाले एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले एंगुलर वेलोसिटी को नेगेटिव लेना होगा। क्लियर है ना? अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? बाहर की तरफ, है ना? और अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसको आप प्लस में लिखोगे। लेकिन वही अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो फिर अंदर की तरफ हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस से यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बट्टा चेंज इन टाइम कितना हुआ? तो t2 माइनस t1, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। वही जब इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? किसी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होगा। तो काम तो यही करते हैं ना, काम तो यही करते हैं, डेल्टा ओमेगा को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। बस फर्क क्या होता है, इसमें लिमिट लगी रहती है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना? जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे जब आपके बात करेंगे तो टाइम में जो चेंज करेंगे वो तो बहुत छोटा ही रखेंगे, और उस छोटे से चेंज को देख करके हम लोग बताएंगे कि क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर इसको लिखेंगे क्या? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे डी ओमेगा बटा डी टी, यानी हमारे पास अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होना चाहिए? तो इसका यूनिट हुआ रेडियन पर सेकेंड और फिर बट्टा सेकेंड। तो अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ
एंगुलर एक्सेलरेशन वो आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमारे पास रिजल्ट है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा क्या हो गया, अल्फा डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। मान लीजिए t1 समय में रफ्तार रही होगी ओमेगा 1 और t2 समय में ये रफ्तार चेंज हो गई, किस में बदल गई, ओमेगा 2 में। ओके, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा 1 से ओमेगा 2, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t1 से t2। ये आपका ओमेगा हो गया, ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2। अब इसमें अल्फा अगर कांस्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा, नहीं कांस्टेंट हुआ, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो फिर रहेगा, अंदर ही रहेगा, t1 से t2। क्या आ गया जरा देखिए, ये आपका हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ये हो गया t1 से t2 अल्फा t dt। मतलब अल्फा को टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, नहीं t1 से t2, तो आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ ये पता चल जाएगा। हमारे पास है अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी और फिर ओमेगा बराबर भी है एक्सप्रेशन डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो अगर मैं इसको रख दूं यहाँ पे तो फिर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। यानी यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे अल्फा मिलता है। तो अल्फा बराबर एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ गया, है ना। याद कीजिए सेम रिजल्ट है आपके पास लीनियर वाले में, है ना, कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, याद कीजिए d2x बाई डी टी स्क्वायर। अगर x पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन को दिखाएगा। हमारे पास अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या हम यहाँ चेन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ, ओमेगा, तो ये तो ओमेगा हो गया, है ना। मतलब अल्फा बराबर एक और रिजल्ट आ गया, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ऐसा लीनियर वाले में भी था, है ना। एक्सेलरेशन बराबर हम लोग पढ़े थे भी डी वी बाई डी एक्स, याद है या भूल गए, है ना। तो ये रिजल्ट वहां पर भी था। लीनियर वाले में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करता था, है ना। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें थी। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम तब यूज करते थे जब पार्टिकल सीधा चल रहा हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एंगुलर वाले में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, है ना। अगर अल्फा कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ अल्फा कांस्टेंट, ओके, तो उस केस में देन वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एंगुलर हो गया, तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है,
बट इसको आप एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हो, ठीक है, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर u प्लस ए टी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम u को रिप्लेस करेंगे, u को रिप्लेस करेंगे ओमेगा इनिशियल से, v रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा फाइनल से, a रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, मतलब एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा s वो रिप्लेस हो जाएगा थीटा से, ओके, चेंजिंग थीटा, या फिर आप सिंपली चेंजिंग थीटा की जगह पर थीटा भी ले सकते हो, जहाँ अंडरस्टूड रहेगा कि थीटा चेंज को दिखा रहा है, थीटा चेंज इन एंगल को दिखा रहा है। तो ये सारी बातें हो गई। और टाइम तो भैया टाइम ही रहेगा, है ना, तो टाइम किसी से यहाँ पर नहीं चेंज होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सेकेंड क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी थीटा बराबर ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड क्या था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हमारा एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। मान लीजिए कि पार्टिकल जो है वो किसी समय यहाँ पर है और इसका जो रेडियस वेक्टर है वो थीटा एंगल बनाए हुए हैं, राइट, और इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर है टेंजेंट की तरफ, मतलब इसका जो स्पीड हुआ वो भी है। अभी आप ऐसा समझिए कि किसी समय इसकी स्पीड भी है और इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो आपका थीटा है, रेडियस r है ना, और ये छोटा सा टाइम डेल्टा t समय लेता है, तो इसके एंगुलर पोजीशन में चेंज आता है, पार्टिकल p से q पहुंच जा रहा है, ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन में चेंज आ गया, पार्टिकल p पे था, अब वो कहाँ चला गया? q पे चला गया, तो एंगल में भी चेंज आया, एंगल आपका इसका चेंज हो चुका है, और एंगल में कितने का चेंज आया? डेल्टा थीटा का, है ना। तो डेल्टा थीटा का जो यहाँ चेंज आया है वो कितने समय में आया है? तो मान लीजिए डेल्टा टी में, है ना। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा इस छोटे से टाइम में, देखिए तो क्या होगा? डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इट इज़ टेकन एज इंस्टेंटेनियस, ओके। तो ओमेगा आपका डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है, वो क्या पढ़ रखी है कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है कि एंगल इक्वल टू आर्क बटा रेडियस, राइट। तो यहाँ इस रिलेशन को अगर बैठाया जाए तो जो डेल्टा थीटा यहाँ एंगल बन रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू आर्क, आर्क यानी आपका जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू बट्टा रेडियस यानी आर। तो यहाँ से हमको ये छोटा सा जो ये डिस्टेंस है इसको आप डेल्टा एस बोल दो, पी क्यू बोल रहे हो ना, इसको आप डेल्टा एस बोल दो। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया? डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बट्टा आर, यानी डेल्टा एस बराबर क्या हो गया? आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। अब आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या आता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बट्टा डेल्टा टी। अब जरा बताइए, डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा एस डिस्टेंस तय हुआ है ना, और आपने उसी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया है, तो ये क्या दे रहा है? ये आपका स्पीड दे रहा है। और स्पीड कितना है? स्पीड आपने माना है v,
और ये छोटा सा आप मान लो कि छोटा सा ही ये टाइम लिया है, ठीक है। तो इतना दूर में भी की वैल्यू में कोई खास चेंज आया नहीं होगा, अभी भी लगभग वो भी ही है ना, अभी भी लगभग वो भी ही है। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं यहाँ पर टाइम जो ले रहा हूँ डेल्टा टी बहुत छोटा ले रहा हूँ, समझ रहे हो, डेल्टा टी जो मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही छोटा ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात ये जो क्वांटिटी आ गई वो तो भी हो गई, यानी स्पीड हो गया आपका। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आपका ओमेगा। सो ये हो गया आपका v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। भी यहाँ क्या है, भी यहाँ हमारा लीनियर स्पीड है, ठीक है। आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया है, तो दिस गिव्स स्पीड। एंड ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और आर आपका क्या हुआ, तो आर आपका रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ द पाथ। तो हमारे पास एक सीधा सीधा रिलेशन आ गया कि लीनियर स्पीड बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, भी बराबर आर इंटू ओमेगा। अच्छा, यहाँ हम वेक्टर रिलेशन भी बैठा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर हम डायरेक्ट वेक्टर वेलोसिटी की तरह में बात करें तो भी बराबर सीधा सीधा हो गया ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। मतलब अगर टाइम बहुत छोटा होता, जो डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट होता, तो फिर वो भी असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। अगर टाइम बहुत छोटा है तो ये डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा एंगल होगा, पी क्यू की जो लंबाई है वो भी बहुत छोटी होगी, है ना। और वो इतनी छोटी होगी कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस कर्व पे वो स्ट्रेट है या कर्व है, समझ रहे हो ना। तो पी क्यू को आप जो डिस्टेंस कह रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये जस्ट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दैट इज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, आर इंटू ओमेगा है, मतलब लीनियर वेलोसिटी बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा भी हम कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस। ओके, वही अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो भी बराबर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर, है ना, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ओमेगा आर ही आएगा, बिकॉज ओमेगा और आर के बीच तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, समझ रहे हो ना। ओमेगा यहाँ देखिए, ओमेगा कैसे होगा, ऐसे राइट हैंड थंब लगाइए, एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ओमेगा तो आपका ऐसे होगा, ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, और ये आपका आर है। तो ओमेगा क्रॉस आर कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हो, राइट हैंड थंब वहाँ भी लगाते हैं, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड की हथेली को रखेंगे और पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ उंगली को घुमाएंगे, है ना। तो ओमेगा से आप आर घुमाइए, अंगूठा किधर आ रहा है, इधर, समझ रहे हो ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो ओमेगा इंटू आर ही आएगा, ओमेगा आर साइन थीटा। तो ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर आपका इस प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो फाइनली ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू ओमेगा आर ही होगी, और आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सही डायरेक्शन मिल रहा है ना वेलोसिटी का। तीनों परपेंडिकुलर है, यहाँ तीनों परपेंडिकुलर है, ओमेगा आर भी, है ना। तो ये रिलेशन इनके बीच बैठ रहा है। कौन सा रिलेशन, भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हमारे पास रिलेशन है भी इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये स्केलर फॉर्म में है। तो यहाँ भी असल में वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, जो लीनियर स्पीड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अगर मैं लीनियर स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड के चेंज होने का रेट। समझ में आ रहा है ना, स्पीड के चेंज होने का रेट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डी आर ओमेगा बटा डी टी। चूँकि आर तो यहाँ कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो सीधा सीधा डी ओमेगा बाई डी टी। एंड डी ओमेगा बाई डी टी क्या हुआ, वो तो अल्फा हो गया।
तो ये आ गया dv बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास r अल्फा। अच्छा dv बाई डी टी एक्सेलरेशन नहीं है, समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, मतलब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, समझ में आ रहा है। और आप dv बाई डी टी जो लिखते हो आप कहोगे नहीं सर हमने तो लिखा था a बराबर dv बाई डी टी, ऐसे भी लिखा था। तो वो कहाँ लिखा था आपने, स्ट्रेट लाइन मोशन में, जहाँ डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन के ही पैरेलल हुआ करता था, या तो इधर या फिर उसके अपोजिट, है ना, वहाँ प्लस माइनस ही डायरेक्शन क्लियर करता था। तो चलिए वहाँ ठीक था, पर यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट किसको किए हो, स्पीड को किए हो। आप देखो सर्कुलर मोशन में ना वेलोसिटी जो है ना वो कैसे है, आप देखो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है ना, तो हर समय वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जब यहाँ पर हम टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम इसको dv बाई डी टी नहीं लिखेंगे, बल्कि d वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख के चलेंगे, समझ में आ रहा है ना, d वेक्टर v बाई डी टी, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या आया, आप कहोगे सर ये क्या आ गया dv बाई डी टी, तो ये असल में आपका स्पीड के चेंज होने का रेट है। इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। और इसको हम लोग AT से डिनोट करेंगे, है ना। इसका जो डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे या फिर दोनों चेंज करे, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है तो उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो तो उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन पाथ के परपेंडिकुलर होता है। और दोनों अगर चेंज हो रहा हो तो फिर वो टोटल एक्सेलरेशन हो गया, और वो टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों एक्सेलरेशन का सम होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन में है वहाँ पे स्पीड के साथ साथ तो डायरेक्शन में भी चेंज है ना, तो यहाँ दोनों दो तरह का एक्सेलरेशन हो जाएगा, टेंजेंशियल भी और नॉर्मल भी। ये जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो आपके पास जो रिलेशन आया, ठीक है, AT इक्वल टू dv बाई डी टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, और इसकी वैल्यू आपने निकाली है r इंटू अल्फा, ओके। तो r अल्फा क्या है, r अल्फा क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को भी क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है वो एक सर्किल पे घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, हर जगह उसकी स्पीड वही है। वो A से चलना शुरू करता है, B पे पहुंचता है। तो आपको बताना है कि 4 सेकेंड में, मतलब A से B जो पहुंचने का समय है ना वो 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो इस 4 सेकेंड में पार्टिकल ने क्या एंगल बनाया, सेंटर पे क्या एंगल बनाया, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ओके। तो ठीक है, हम इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस जो फॉर्मूला है आप वो यूज कर लो, उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। रफ्तार आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ये कितना दूर गया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी जो AB है, आर्क AB की जो लंबाई है वो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे, और वो आप आराम से निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम करके, ठीक है। तो स्पीड हुआ 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका हो गया 4 सेकेंड। तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी 12 मीटर, यानी पार्टिकल ने ये जो डिस्टेंस तय किया है वो 12 मीटर है। तो आर्क हमारा 12 मीटर हो गया, एंगल मुझे निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बटा रेडियस। तो आर्क हुआ 12 मीटर और रेडियस हुआ 7 मीटर, ओके। तो निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 12/7, किस में आएगा ये, किस में आएगा ये, रेडियन में, ओके। तो हो गया, आसान सा था।
अब अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जो भी एंगल तय हुआ है उस एंगल को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। कितना एंगल तय हुआ है, 12/7 रेडियन, और समय कितना लग गया है, तो भैया 4 सेकेंड, है ना। तो फिर ये कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा ये 3/7 रेडियन पर सेकेंड। ओके।